वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने पार्किंसन के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि पार्किंसन क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पार्किंसन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्किंसन को कैसे हम क्लिनिकली एंड नॉन क्लिनिकली यानी कि फार्माकोलॉजिकली एंड नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ को हम कैसे ड्रगों की हेल्प से यानी कि फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे। तो इस ट्रीटमेंट को जानने से पहले आपको पार्किंसन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो हमने आपको बताया था कि पार्किंसन में डोपामिन का लेवल डाउन हो जाता है। आपकी बॉडी में पार्किंसन में डोपामिन का लेवल डाउन हो जाता है एंड एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये दो कंडीशन आपकी बॉडी में डेवलप होती हैं। कब डेवलप होती हैं? जब आपकी बॉडी में पार्किंसन डिजीज़ होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए यानी पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए हमारे दो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। या तो हम डोपामिन के लेवल को बढ़ा दें या फिर एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो दो सिस्टम पे काम करती हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करें यानी वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएं, और साथ ही साथ या तो ऐसे ड्रग्स जो कि आपके कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करें और एसिटाइल कोलिन के लेवल को डाउन करें। कि वो सभी ड्रग्स जो कि आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करती हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो ड्रग आती है वो है डोपामिन प्रिकर्सर। डोपामिन प्रिकर्सर मतलब क्या है? ऐसी एजेंट जिनको जो डोपामिन के लिए एज अ प्रिकर्सर काम करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा लीवोडोपा। ठीक है, लीवोडोपा डोपामिन प्रिकर्सर होता है और ये क्या करेगा? बॉडी में जाकर के डोपामिन को सिंथेसाइज करेगा। सेकेंड है हमारा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। इन सभी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इनकी क्लासेस देख लेते हैं। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, माओ-बी इनहिबिटर्स, कॉम्ट इनहिबिटर एंड ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इनके फर्दर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि कार्बिडोपा बेंसेराजाइड एग्जाम्पल है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोपिनोरॉल। माओ-बी इनहिबिटर है सिलेजिलिन एंड रेसागिलिन। ठीक है, एंड कॉम्ट इनहिबिटर है हमारा इंटेकैपॉन एंड टोलकैपॉन। साथ ही साथ हमारा ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट है एमांटाडीन। ठीक है, तो ये सारे ही एग्जाम्पल हमारे उन कैटेगरी के हैं जो कि आपके ब्रेन के डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है ऐसे ड्रग्स जो कि आपके कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करें। तो इनके एग्जांपल है हमारे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जिसमें हमारा आता है प्रोसाइक्लिडिन एंड ट्राईहेक्सफिनाइलिन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी ड्रग है एंटीहिस्टामिनिक, जिसके एग्जांपल है प्रोमिथाजिन। ठीक है, तो अब हम इनमें इन्हीं सारी क्लासेस को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन सी ड्रग है जो कि आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करती है। तो उसमें जो हमारी पहली कैटेगरी है उसका एग्जाम्पल क्या है? लीवोडोपा, जिसको प्रिकर्सर। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि लीवोडोपा कैसे काम करता है। तो लीवोडोपा क्या है? डोपामिन क्योंकि देखिए अगर आप सोचें कि डोपामिन क्योंकि आपकी बॉडी का ही पार्ट है, तो हम डोपामिन की ही टैबलेट खा लें और आपको बॉडी में डोपामिन बढ़ जाए, जो कि अभी डाउन है पार्किंसन में। बट हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपका डोपामिन होता है, अगर उसको हमने ओरली खाया यानी कि आपने बाय माउथ खाया, तो वो क्या होगा? आपकी बॉडी में माओ एंजाइम होते हैं जिनकी हेल्प से एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करेंगे और उसकी वजह से आपकी बॉडी में डोपामिन पहुंच नहीं पाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम डोपामिन को ओरली नहीं खा सकते। तो आप ये सोचेंगे कि हम फिर इसको पेरेंटली खा लें। तो पेरेंटल में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि आपका जो डोपामिन होता है वो पेरेंटली अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो BBB को क्रॉस नहीं कर पाएगा। BBB क्या होता है? BBB आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है और हमें वहीं पे ही डोपामिन को पहुंचाना है। लेकिन क्योंकि आपका जो डोपामिन अगर पेरेंटली आप यूज़ करते हो तो वो BBB को क्रॉस ही नहीं करेगा, तो अपना डिज़ायर एक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए डोपामिन का लिपिड सॉल्युबल होना ज़रूरी है। बट डोपामिन आपका लिपिड सॉल्युबल नहीं है और इसकी वजह से ये BBB को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों ही मेथड से हम इसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम डोपामिन प्रिकर्सर यूज़ करते हैं। तो डोपामिन प्रिकर्सर क्या करेंगे? डोपामिन प्रिकर्सर आपकी बॉडी में जाएंगे और आपकी बॉडी में डोपामिन को सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है,
देखिए, तो इसके लिए हम जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो हमारी लीवोडोपा। तो लीवोडोपा को हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट लीवोडोपा क्या होती है, ये केमिकली इनर्ट होती है, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होती है, मतलब इसके पास खुद की कोई एक्टिविटी नहीं, एज सच इसकी खुद की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ये क्या करेगी, आपकी जो लीवोडोपा होती है ये एडमिनिस्ट्रेट जब हम इसको करेंगे तो ये क्रॉस करती है ब्रेन में, ब्रेन की सेल्स में क्रॉस करेगी और ब्रेन की सेल्स में क्रॉस करने के बाद वहाँ पे ये डोपामिन में कन्वर्ट होती है। और डोपामिन में कन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि ब्रेन में डोपामिन का लेवल डाउन है, क्यों, क्योंकि पार्किंसन की कंडीशन है और इस वक्त आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल डाउन है, तो जो आपकी लीवोडोपा ब्रेन को ट्रिपल बी को क्रॉस कर रही है वो आपके ब्रेन में जाएगी और वहाँ पर क्या होगा, आपका डोपामिन का कन्वर्जन होगा, फिर वो डोपामिन क्या होगा, आपके ब्रेन के द्वारा यूटिलाइज होगा, क्योंकि पार्किंसन में ब्रेन में डोपामिन की कमी थी। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि लीवोडोपा फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है, इसका एक्शन तभी मिलेगा जब ये ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में जाएगी और वहाँ पर भी जाने के बाद ये डोपामिन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये डोपामिन न्यूरॉन में जाएगा और वहाँ पे डोपामिन में कन्वर्ट होगा। चलिए इन सभी इसका अब देखिए, हर ड्रग का कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है, तो अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट है पोस्चरल हाइपरटेंशन। पोस्चरल हाइपरटेंशन जैसा कि नाम से पता चला, पोस्चरल यानी कि पोस्चर डिपेंडेंट हाइपरटेंशन। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर कभी आप अचानक से उठिए या फिर आप अचानक से क्या होता है, आपको हल्का सा डिजीनेस सा लगेगा, हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी घूम रही है, तो उस तरीके पे जब आपको पोस्चर चेंज करने पे जिस तरीके का हाइपरटेंशन होता है उसको हम पोस्चरल हाइपरटेंशन बोलते हैं। सेकंड, इसमें एक मेन साइड इफेक्ट इसका है कार्डियक अरिथमिया। जैसे कि अरिथमिया हमने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको अरिथमिया के बारे में नहीं पता है तो हमारी आप लास्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो अरिथमिया में क्या होता है, आपके जो ब्लड आपके जो हार्ट होता है वो उसका रिदम बिगड़ जाता है, तो आपके हार्ट जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता था एक लिमिटेड इंटरवल पे करता था, बट अब क्या है, अरिथमिया में वो एज ए शिवरिंग की तरह आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत ही फास्टली करेगा। ठीक है, या फिर एक्सरबेशन ऑफ एंजाइना, और एंजाइना के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो एंजाइना में क्या होगा, आपकी चेस्ट में पेन होगा, और क्यों होता है वो, क्योंकि आपकी बॉडी में इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका एडवर्स इफेक्ट। अब देखिए आप ये समझिए कि आखिर लीवोडोपा काम कैसे करता है। तो अभी आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे और इस स्ट्रक्चर में अभी आपको सिर्फ फोकस करना है लीवोडोपा पे, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे लीवोडोपा है और वो लीवोडोपा कहाँ है, पेरीफेरी में है। ठीक है, लीवोडोपा पेरीफेरी में है। अब ये लीवोडोपा क्रॉस करेगा क्या, ट्रिपल बी को। ये क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। जो आपको बैरियर दिख रहा है, ये वाला बैरियर, ये क्या है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है। ये आपकी बॉडी में क्या है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो इसको ये क्रॉस करना है, इसको अब किसको क्रॉस करना है, लीवोडोपा को। तो लीवोडोपा यहाँ पे क्रॉस करके, अब देखिए ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके लीवोडोपा कहाँ पहुँच गया, ब्रेन के अंदर पहुँच गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लीवोडोपा ब्रेन के अंदर पहुँचा है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीडीसी यानी डी कार्बोक्सिलेज, डीडीसी एंजाइम के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डोपामिन में। तो क्योंकि आपकी बॉडी में पार्किंसन में डोपामिन की ही तो कमी थी, तो हमें डोपामिन ही चाहिए था, तो लीवोडोपा क्योंकि ब्रेन में जाकर के डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब आपकी वो कमी पूरी हुई। कैसे पूरी हुई, क्योंकि अब आपको क्या मिला, डोपामिन मिल गया ना। जब डोपामिन मिल गया तो आपकी कमी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से आपका लीवोडोपा काम करता है। कैसे काम करता है, आपका लीवोडोपा लिपिड सॉल्युबल होता है, वो आपके ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद वो आपकी पेरीफेरी से ब्रेन में पहुंचेगा और ब्रेन में पहुंचने के बाद वो क्या होगा, डोपामिन में कन्वर्ट होगा। किसके एंजाइम की प्रेजेंस में, डीडीसी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं आपकी नेक्स्ट आप अभी आप सिर्फ लीवोडोपा के बारे में समझिए, नेक्स्ट हम आके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो उसको देखने के लिए आपको पहले फिर से उसी प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अब देखिए प्रीवियस स्ट्रक्चर में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर,
इसका एग्जाम्पल है कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड। तो कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड किसके एग्जाम्पल हैं? पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के। ये हमने बोला कि पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये आपके पेरिफेरी का पार्ट है, ये आपके ब्रेन का पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन आपके ब्रेन में भी डीडीसी पाया जा रहा है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि डीडीसी है, और आपके ब्रेन के अंदर भी डीडीसी है। तो क्या होगा, अगर आप जो पेरीफेरी में डीडीसी है, अगर इसको आप क्या करेंगे, अगर इसको आप नहीं रोकेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका ये लीवोडोपा डीडीसी एंजाइम के प्रेजेंस में पेरीफेरी में ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि आपका ये लीवोडोपा पेरीफेरी में ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि आपका जो ये लीवोडोपा है वो ब्रेन में जाकर के डोपामिन में कन्वर्ट हो, ना कि पेरीफेरी में। क्यों? क्योंकि अगर ये पेरीफेरी में कन्वर्ट हो गया तो ये तो पहली बात तो ब्रेन ट्रिपल बी को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, और हमें एक्शन तो ब्रेन में चाहिए ना, तो इसलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो लीवोडोपा का कन्वर्जन बाहर हो रहा है, पेरीफेरी में हो रहा है, उसको हमें रोकना है। तो उसको रोकने के लिए आपको लीवोडोपा को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम डीडीसी को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इसको इनहिबिट करने के लिए हम दो ड्रग देते हैं, कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड। तो कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके बॉडी में जाती हैं और पेरीफेरी में डोपामिन के पेरीफेरी में लीवोडोपा के कन्वर्जन को रोकती हैं। इनका ब्रेन में कोई काम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ब्रेन में नहीं इसके बारे में कुछ भी बोला है, क्योंकि ये ट्रिपल बी को ये क्रॉस नहीं करेंगी। कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड आपके ट्रिपल बी को क्रॉस करेंगे नहीं। जब ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेंगी तो ये ब्रेन में नहीं जाएंगी, पर ये पेरीफेरी में तो रहेंगी। और पेरीफेरी में इनका काम क्या है, आपकी लीवोडोपा के कन्वर्जन को डोपामिन में रोकना। क्यों? क्योंकि लीवोडोपा से डोपामिन बन तो जाएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल तो है, बट वो डोपामिन हमें पेरीफेरी में नहीं चाहिए, हमें ब्रेन में चाहिए। तो इसलिए हम डीडीसी ड्रग्स के इनहिबिटर्स को यूज़ करेंगे जो कि इसके पेरीफेरल कन्वर्जन को रोकेगा। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड जो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पेरीफेरी में डीडीसी को रोकती हैं। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज। तो ये डीडीसी क्या है, ये क्या है, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। क्लियर है? ठीक है, देखिए, बिकॉज दे डू नॉट कैन पेनिट्रेट ट्रिपल बी, हमने बताया जैसे क्योंकि ट्रिपल बी को क्रॉस ही नहीं करेंगे तो इसीलिए तो ये सिर्फ पेरीफेरी में रोक रहे हैं, आपके ब्रेन के पार्ट में नहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप जब भी लीवोडोपा को यूज़ करोगे आपको कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा, कि उसका हम पेरीफेरल कन्वर्जन रोक पाए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, 95% से भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ड्रग डीकार्बोक्सिलेज हो जाएंगी पेरिफेरल टिश्यू में। ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू में डीकार्बोक्सिलेज हो जाएंगी, और उसके बाद क्योंकि अब क्या है, जो डोपामिन बचेगा वो पेनिट्रेट तो होना नहीं है ट्रिपल बी को, तो ये ब्रेन को बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा डोपामिन, फिर आपका जो एक्टिविटी आपको मिलनी थी वो प्रॉपर मिल ही नहीं पाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट सेम इसका वही एडवर्स इफेक्ट है, क्या, पोस्चरल हाइपरटेंशन। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो कार्डियक एडवर्स इफेक्ट है वो नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद बेनिफिट क्या होता है अगर हम इसको लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ दें तो क्या बेनिफिट है। सबसे पहली चीज़ वही है कि लीवोडोपा की आपकी डोज रिड्यूस हो जाएगी। अब डोज क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि देखिए, अगर आपको 80 mg दे रहे हो, 100 mg दे रहे हो, मान लीजिए आप 100 mg दे रहे हो, लेकिन अगर आपने कार्बिडोपा नहीं दिया है साथ में, तो उस 100 mg का 95% तो मेटाबोलाइज हो रहा है पेरीफेरी में। बोला हमने कि पेरीफेरी में 95% से भी ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है। तो अगर आपने कार्बिडोपा नहीं दिया तो आपका वो ड्रग का सिर्फ 5% ब्रेन में पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन आप इसके साथ क्या दे रहे हो, आप इसके साथ दे रहे हो लीवोडोपा। लीवोडोपा के साथ आप दे रहे हो कार्बिडोपा। तो कार्बिडोपा के साथ जब लीवोडोपा दे रहे हो तो आपका जो 100% ड्रग थी उसमें से 80% आपके ब्रेन में जाएगी, आपकी जो कि पहले से 5% जा रही थी, या फिर 70% जाएगी जो कि सिर्फ पहले 5% जा रही थी। तो आपका डोज आप कम कर सकते हो ना। कम क्यों कर सकते हो, क्योंकि हमको उतना ड्रग तो मेटाबोलाइज होनी नहीं है, तो आप उसको कम कर सकते हो। सेकंड आता है क्या है,
सेकेंड क्या आता है कि इसका जो सिस्टेमिक कंसंट्रेशन है डोपामिन का वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लीवोडोपा की, जिसकी वजह से आपको नाउजिया वोमिटिंग की कंडीशन डेवलप नहीं होती है। ठीक है, आई होप आप ये वाली क्लास समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है आपका डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। जैसा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, यानी कि डोपामिन के जैसा काम करेंगे। एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो सिमिलर इफेक्ट देते हैं, मिमिक इफेक्ट देते हैं किसी भी रिसेप्टर से। ठीक है, तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि एगोनिस्ट तो है पर किसके लिए है? डोपामिन रिसेप्टर के लिए है। तो डोपामिन रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट कौन होगा? डोपामिन होगा। तो ये डोपामिन तो नहीं है पर ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, तो ये सिमिलर रिस्पॉन्स देंगे किसके? डोपामिन के। तो इसका एग्जांपल है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनेरॉल एंड प्रेमिपिक्सोल। ठीक है, ये तीनों ही इसके एग्जांपल हैं। ये ड्रग क्या करती हैं? ये ड्रग मिमिक करती हैं किसको? मिमिक करती हैं एक्शन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन, यानी कि ब्रेन में ये ड्रग सिमिलर इफेक्ट देंगी डोपामिन के। क्लियर? ठीक है, तो ये वैसे ही काम करती होंगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके है माओ बी इनहिबिटर। माओ बी इनहिबिटर, अब ये कैसे काम करता है हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको माओ बी इनहिबिटर को जानने से पहले आपको फिर से हम यहाँ ले चलते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। देखिए, अब आप ये देखिए कि इस स्ट्रक्चर में माओ बी है कहाँ? माओ बी कहाँ है? माओ बी आपका ब्रेन के अंदर है, ब्रेन के अंदर है। लेकिन फिर हम इसको क्यों इसको इनहिबिट कर रहे हैं? माओ बी इनहिबिटर को लेने का क्यों जरूरत पड़ गया? बल्कि ब्रेन में है ये, तो हमें तो पेरीफेरी में कन्वर्जन नहीं रुकना, लेकिन हमें ब्रेन में तो कन्वर्जन करना है ना, फिर हम क्यों इसको ले रहे हैं? इसका क्या रीज़न है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, आप इस ग्राफ में, इस स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये इस माओ बी का काम क्या है? इस माओ बी का काम क्या है? ब्रेन के अंदर डोपामिन को मेटाबोलाइज कराना, ब्रेन के अंदर डोपामिन को मेटाबॉलिज्म करना। जब ये ब्रेन के अंदर डोपामिन को मेटाबोलाइज कर देगा तो आपकी बॉडी में या फिर आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल फिर से डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि आपकी तो बॉडी को डोपामिन चाहिए ना, लेकिन अब ये कर क्या रहा है? ये आपके ब्रेन में डोपामिन के लेवल को डाउन कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म करके। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है उसमें डोपामिन एक्यूरेट अमाउंट में बना रहे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि डोपामिन ब्रेन में जाने के बाद भी मेटाबोलाइज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप माओ बी इनहिबिटर्स देंगे। अब माओ बी इनहिबिटर्स का क्या काम है? इनका काम है ब्रेन के अंदर माओ बी एंजाइम को इनहिबिट करना, जिसकी वजह से आपका ब्रेन के अंदर डोपामिन का मेटाबॉलिज्म ना हो। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पे ये डोपामिन है, ये माओ के प्रेजेंस में डोप में कन्वर्ट हो रहा है, DOPAC में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं, हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, हमें इसका कोई एक्शन मिलना ही नहीं है। हमें एक्शन के लिए सिर्फ क्या चाहिए? डोपामिन। हमें तो सिर्फ डोपामिन से मतलब है, तो हम इसका लेके करेंगे क्या? तो इसलिए हम इसको इनहिबिट करेंगे, इस एंजाइम को, जिससे कि डोपामिन का कन्वर्जन रुक जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या है इसमें। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका सिलेजिलिन। इसमें सेलेक्टिव, ये क्या है आपका? सेलेक्टिव इरिवर्सिबल माओ बी इनहिबिटर है, ये तो इसकी कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ है कि इसको स्लो डाउन करेगा एंजाइम को, जो कि डोपामिन को ब्रेन में मेटाबोलाइज होने से रोकेगा। ठीक है, अगर हम इसको लीवोडोपा के साथ देंगे तो इसका इफेक्ट, किसका इफेक्ट? लीवोडोपा का बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लीवोडोपा से ही तो हमें डोपामिन मिल रहा है। आपका सिलेजिलिन कोई भी डोपामिन का सिक्रेशन तो कर नहीं रहा है, इसका सिर्फ काम क्या है? माओ बी को इनहिबिट करना। तो ये अगर हम लीवोडोपा के साथ लेंगे तो उसके एक्शन को ये बढ़ाएगा। ठीक है, ये हमेशा एक्शन अलॉन्ग विथ हम इसको किसके साथ यूज़ करेंगे? लीवोडोपा के साथ। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी अब हम देख लेते हैं, कॉम्ट इनहिबिटर। तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कॉम्ट इनहिबिटर। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करने से पहले हम फिर से आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर पे ले चलते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पे कॉम्ट कहाँ पे है? आप देखिए कॉम्ट यहाँ पे है, कॉम्ट यहाँ पे है, कॉम्ट यहाँ पे है एंड कॉम्ट यहाँ पे है। देख पा रहे हैं? तो कॉम्ट आप देखिए कॉम्ट आपका पेरीफेरी में भी है और कॉम्ट आपका ब्रेन के अंदर भी है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। देखिए अगर तो आपने लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म DDC से रोक दिया, DDC से आपने लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म रोक दिया। अब क्या है? DDC काम नहीं करने वाला है। आप जो है लीवोडोपा आपका एज इट इज़ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट है, उसका नाम है कॉम्ट।
कॉम्ट प्रेजेंट है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। इसका फुल फॉर्म है कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ये एंजाइम प्रेजेंट है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब लीवोडोपा इससे मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो लीवोडोपा 100% अवेलेबल है कॉम्ट से मेटाबोलाइज होने के लिए। समझ पा रहे हैं, दो एंजाइम है, अब एक को तो हमने रोक लिया, लेकिन आपके पास फिर दूसरा जो एंजाइम है वो उसके लिए 100% अवेलेबल है मेटाबोलाइज होने के लिए। तो अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, क्योंकि अब जो है लीवोडोपा पूरा का पूरा कॉम्ट के कांटेक्ट में रहेगा, कॉम्ट के कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि आपने डीडीसी को तो हटा दिया उसका इनहिबिटर यूज करके, तो कॉम्ट के कांटेक्ट में रहेगा, तो फिर इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है 3OMD, ठीक है। अब फिर से वही प्रॉब्लम है, हमें तो 3OMD चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें डोपामिन चाहिए, और वो डोपामिन भी कहाँ चाहिए, हमें ब्रेन के अंदर चाहिए, ना कि बाहर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जैसे कि हमने डीडीसी को इनहिबिट किया था। तो उसके लिए हम दो तरीके की ड्रग यूज़ करते हैं, टोलकैपॉन एंड इंटोकैपॉन। ये दोनों ड्रग क्या करेंगे, ये दोनों ड्रग आपके कॉम्ट को इनहिबिट करेंगी, ठीक है, कॉम्ट को इनहिबिट करेंगी। अब देखिए कॉम्ट को तो इन्होंने इनहिबिट कर दिया, लेकिन तो इन्होंने कॉम्ट को तो इनहिबिट कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये कॉम्ट को तो इनहिबिट कर चुकी है, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कॉम्ट तो ब्रेन के अंदर भी पाया जा रहा है ना। तो अब हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो जो आपकी टोलकैपॉन एंड इंटोकैपॉन है, इसमें से जो आपके टोलकैपॉन है, ये जो टोलकैपॉन है, आप देखिए ये जो टोलकैपॉन है, ये जो टोलकैपॉन है, ये टोलकैपॉन यहाँ भी काम करेगी, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। तो क्या है, ये टोलकैपॉन ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट होती है, मतलब इस टोलकैपॉन की टेंडेंसी है कि ये ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाए, और जब ये जब ब्रेन में पेनिट्रेट होगी तो क्या होगा, ये ब्रेन के अंदर भी जो COMT पाया जा रहा है, जो कि ब्रेन के अंदर लीवोडोपा का मेटाबोलाइज कर रहा है और डोपामिन की कंसंट्रेशन को डाउन कर रहा है, उसको ये इनहिबिट करेंगे। मतलब कॉम्ट में जो टोलकैपॉन इनहिबिटर है, टोलकैपॉन है, वो ब्रेन के अंदर भी चला जाता है। तो ब्रेन के अंदर जब चला जाता है, क्योंकि कॉम्ट एंजाइम दोनों जगह प्रेजेंट है, पेरिफेरी में एंड ब्रेन दोनों में, तो अब क्योंकि ये ब्रेन के अंदर चला गया, तो ये क्या करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमें डोपामिन ही चाहिए ब्रेन के अंदर, तो जो लीवोडोपा का कन्वर्जन डोपामिन में जो हो रहा था, वो क्या हो रहा था, लीवोडोपा आपकी वहाँ भी हो रहा है, बट क्योंकि लीवोडोपा कॉम्ट से भी इनहिबिट हो रही है, तो कुछ पोर्शन मान लीजिए 100% ब्रेन में पास हो गया, तो कुछ पोर्शन आपका 80% आपका, चलिए आप मान लीजिए 80% आपका डोपामिन में कन्वर्ट हो गया, बट 20% आपका कॉम्ट एंजाइम की प्रेजेंस में 20% आपका क्या हुआ, COMD में कन्वर्ट हुआ ब्रेन के अंदर। आपको ये नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ डोपामिन चाहिए। तो 80 में से अगर 20% भी इसमें कन्वर्ट हो रहा, तो हमें प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमें तो 100% रिजल्ट चाहिए ना। तो क्या होगा, अब इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए टोलकैपॉन काम करेगा। तो टोलकैपॉन कैसे काम कर रहा है, वो पेरिफेरी में भी इनहिबिट कर रहा है और एज वेल एज ब्रेन में भी इनहिबिट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे दो ड्रग्स हैं आपकी, टोलकैपॉन और इंटोकैपॉन, इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि आपकी पेरिफेरी में लीवोडोपा को कार्बिडोपा से, वही चीज़ लिखी कि अगर आपने पेरिफेरी में इसको बंद कर दिया तो फिर भी आपका जो कॉम्ट है वो इसको इनहिबिट मेटाबोलाइज करेगा लीवोडोपा को। तो इसलिए हम लीवोडोपा को मेटाबॉलिज्म ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, और इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए इंटोकैपॉन यूज़ करते हैं पेरिफेरी के लिए, एंड टोलकैपॉन दोनों जगह यूज़ होता है, यानी कि ब्रेन में भी और पेरिफेरी में, ठीक है। तो ये दोनों ही ड्रग्स क्या कर रही हैं, ये दोनों ही ड्रग्स आपके लीवोडोपा के इफेक्ट को बढ़ा रही हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो ये क्या है, यह एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि इन्फ्लुएंजा के प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होती है। तो इसको हम पार्किंसन में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो अमांटाडिन होती है वो ब्रेन में डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है और एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एमांटाडिन को क्या है, हम माइल्डर केस में यूज़ करते हैं, हमेशा नहीं यूज़ करते, माइल्डर जैसे कि प्राइमरी स्टेज हुआ उसका पार्किंसन का, या फिर तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, ये आपके कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करेंगी,
और आपका जो बढ़ा हुआ एसिटाइलकोलिन है उसको ही डाउन करेंगी। तो जो बढ़ा हुआ एसिटाइलकोलिन है इसको ही डाउन करेंगी तो जो सिम्टम्स आ रहे थे एसिटाइलकोलिन के बढ़ने की वजह से वो सिम्टम्स अब नहीं आएगा। वो सिम्टम्स क्या क्या थे? रिजिडिटी थी, हाइपरकाइनेसिस थी, ट्रेमर्स थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर हमने एसिटाइलकोलिन को बैलेंस कर लिया तो हम इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें भी बैलेंस हो जाएंगी। चलिए, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कि नॉन फार्माकोलॉजिकली हम कैसे पार्किंसन को ट्रीट करते हैं। तो देखिए, पार्किंसन को नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप क्या कर सकते हो कि जो पेशेंट है उनको हम रेगुलर एक्सरसाइज करवाएं। तो पेशेंट की रेगुलर एक्सरसाइजिंग कराना, अगर उनको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी स्पीच थेरेपी देना, या फिर अगर उनको पार्किंसन की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का एंग्जाइटी जो भी कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसको हम साइकोलॉजिकली सपोर्ट करके उसको ट्रीट करें। तो बस यही 3 मेथड से हैं जिसकी हेल्प से हम पार्किंसन के पेशेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकली हम ट्रीट तो उतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस जो बिहेवियरल चेंजेस हैं उनमें हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।